नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात कोरोना के धमक की। जी हां, कोरोना की धमक अब पटना में बीजेपी दफ्तर तक पहुंच गई है। सोमवार को बीजेपी दफ्तर से करीब 100 कर्मचारियों और नेताओं के सैंपल लिए गए थे। इसमें 75 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीजेपी के पटना ऑफिस के बाहर पसरा ये सन्नाटा यूं ही नहीं है। इसकी वजह है कोरोना का कहर, जो बीजेपी दफ्तर के भीतर तक पहुंच चुका है। बिहार बीजेपी के 75 नेता एक साथ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आपको बता दें कि ये लगातार बैठक कर रहे थे। हम अभी मौजूद हैं पटना के बिहार बीजेपी कार्यालय के पास और आप देखिए किस तरह से पूरे कार्यालय को सील किया गया है। कार्यालय में किसी की एंट्री नहीं की जा रही है। दरअसल पिछले दिनों पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में पार्टी की बैठक हुई थी। बैठक में महादलित प्रकोष्ठ के नेता सुनील राम मौजूद थे, जो बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद सोमवार को आईसीएमआर की टीम ने बीजेपी दफ्तर से 100 लोगों का सैंपल लिया और जब मंगलवार को रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। 100 में से 75 लोग संक्रमित पाए गए, जिसमें पार्टी दफ्तर के स्टाफ समेत 24 नेता शामिल हैं, जिन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। कोरोना का संक्रमण किसी को हो सकता है, ये कोई नहीं जानता है। कोई संक्रमित व्यक्ति जिसको लक्षण भी पता नहीं होता है, उसके संपर्क में आने के बाद जो व्यक्ति संपर्क में आएगा उसको इससे संक्रमित होना है। प्रदेश बीजेपी के जो बड़े नेता कोरोना से संक्रमित हुए हैं, उनमें संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ, प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा। बीजेपी हाल के दिनों में कई कार्यक्रम कर चुकी है। कई वर्चुअल सम्मेलन और रैलियां हुई, जिसको लेकर नेताओं के बीच बैठकें हुई। कुछ बैठकों में कई नेताओं ने ठीक से मास्क भी नहीं पहना था। ऐसे में संभव है कि बिहार बीजेपी के भीतर कोरोना का संक्रमण और ज्यादा बढ़े और कुछ और नेता संक्रमित पाए जाएं। न्यूज 18 के लिए पटना से प्रिजम पांडे और साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और देखिए, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में अब इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या ऐसे समय में चुनाव कराना उचित है। लोग लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, आम से लेकर खास तक प्रभावित हैं। ऐसे में क्या चुनाव कराना संभव है? बिहार बीजेपी में कोरोना विस्फोट हुआ। पार्टी के 24 नेता समेत कार्यालय के 75 लोग कोरोना संक्रमित हो गए और विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तुरंत सत्ताधारी दलों बीजेपी और जेडीयू पर सत्ता के लिए कोरोना फैलाने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी जेडीयू को आम लोगों से मतलब नहीं है, इन्हें बस चुनाव की चिंता है। वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने भी चुनाव को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम से सवाल कर दिया कि क्या ऐसे समय में चुनाव हो सकता है। ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, संक्रमण और फैला रहे हैं बीजेपी। ये कौन से जमात के लोग? ये जो 100 में से 75 जो पॉजिटिव हुए, कौन से जमात के लोग? कौन कोरोना फैला रहा है? हम तो ये बीजेपी के लोगों से पूछा, आप लोगों को चुनाव की चिंता, यहाँ लोग मर गए। तो इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं वो पाए जा रहे हैं, तो क्या इसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी बिहार में चुनाव कराना चाहते हैं? क्या ये स्थिति चुनाव के लिए अनुकूल है? और ये तमाम लोग पॉजिटिव इसलिए पाए जा रहे हैं कि आपने अपने लोगों की जांच कराई। आपका जांच जो है वो रसूखदार लोगों तक ही सीमित है। आरजेडी और कांग्रेस के वार पर बीजेपी और जेडीयू ने उसी अंदाज में पलटवार किया। बीजेपी नेता संजय मयूख ने कहा कि चुनाव कराना चुनाव आयोग का निर्णय होता है, किसी पार्टी का नहीं। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन ने आरजेडी और कांग्रेस नेताओं से सवाल कर दिया कि वो चुनाव से डर क्यों रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने चुनाव समय पर कराने का फैसला सभी पार्टियों से बातचीत के बाद ही किया है। डॉक्टर हो गए क्या तेजस्वी यादव जी? डॉक्टर हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर एक में केवल कोरोना पॉजिटिव मरीज के कारण पूरे कार्यालय और पूरे कर्मचारी से लेके नेता तक का हमने परीक्षण कराया। आप क्या कर रहे थे माननीय तेजस्वी जी?
मैंने भी देखा है, वो टीवी 18 पर फुटेज भी देखा है कि आप जन्मदिन के दिन जिस तरह से मजमा लगाए हुए थे, उस मजमे को देखा नहीं क्या लोगों ने? कोई भी फैसला भारतीय निर्वाचन आयोग को ही करना है, लेकिन एक बात समझ से परे है कि आखिर विपक्ष इस चुनाव से क्यों डर रहा है, और इसका जवाब बिहार की जनता जानती है। राजनीति में नेता अपने मतलब के हिसाब से किसी भी घटना का फायदा उठाना चाहते हैं, जैसा कि बीजेपी नेताओं के कोरोना संक्रमित होने पर तेजस्वी यादव कर रहे हैं। फिर भी सवाल ये है कि क्या कोरोना संक्रमण के इस दौर में चुनाव कराना संभव है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत और आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। कोरोना काल में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए शुरू हुआ डिजिटल क्लास अब फेल होता जा रहा है। व्हाट्सएप के जरिए शुरू हुई डिजिटल शिक्षा के प्रति ना तो स्टूडेंट रुचि दिखा रहे और ना ही शिक्षक। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की वजह से झारखंड में 17 मार्च से स्कूली शिक्षा पूरी तरह बंद है। शिक्षा विभाग ने इस दौरान विकल्प के तौर पर व्हाट्सएप और दूरदर्शन के जरिए डिजिटल शिक्षा देने की शुरुआत तो की, मगर ये पूरी तरह फेल हो गया। जिन शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों को डिजिटल कंटेंट देने को कहा गया, उनसे ही ढेर सारी शिकायतें आने लगी। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं होने से महज 20 से 30% ही बच्चे इससे जुड़ पाए। ऐसे में शिक्षक भी परेशान दिख रहे हैं। ग्रुप बनाने के लिए बोला गया है बच्चों को, तो बच्चों के पास फ़ोन तो है नहीं, अगर उनके गार्जियन के पास है भी तो उस पर व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट्सएप जब नंबर ही नहीं है तो सारे बच्चों तक एजुकेशन तो पहुंचेगा नहीं। जितने बच्चों के पास है वो एडेड है और उनको मटेरियल मिल रहा है, और बहुत कुछ है जो समझ भी नहीं पाते हैं। ऑनलाइन देखना यूट्यूब चैनल पर सब कुछ मतलब समझाने टाइप नहीं हो पा रहा। इतना ही नहीं, सरकार ने दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों तक डिजिटल शिक्षा देने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, मगर उसके भी नतीजे अच्छे नहीं निकले। ऐसे में शिक्षा विभाग अब डिजिटल शिक्षा के बदले नए पैटर्न शुरू करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत शिक्षक टोले मोहल्लों में 10-10 बच्चों के साथ शिक्षा का अलग जगाएंगे। जब चुनौती आती है तो नए विकल्प भी खुलते हैं। हम लोगों ने सभी शिक्षकों के साथ मिलकर ये निर्णय लिया है कि जुलाई और अगस्त के पूरे महीने में एक टोला स्कूल, मोहल्ला स्कूल, कम्युनिटी स्कूल का कैंपेन चलेगा, और जहां पर हर शिक्षक अपने अपने पोषक क्षेत्र में जाएंगे, छोटे ग्रुप में 5 से 10 बच्चों के छोटे ग्रुप में, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, बच्चे मास्क पहने हो, वहां पर जाकर शिक्षक उनके दरवाजे के पास या किसी कम्युनिटी प्लेसेस पे पढ़ाएंगे। और आई थिंक यही मुझे लगता है कि एक बेटर विकल्प है जहां पर हम मैक्सिमम बच्चों को कवर कर पाएंगे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में करीब 30 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें शिक्षा से जोड़े रखना एक बड़ी चुनौती है। वजह यही है कि सरकारी और निजी स्कूलों ने डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया है, मगर विडंबना ये है कि निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूल इसमें पिछड़ता जा रहा है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। और अब बात बाढ़ की। बिहार से गुजरने वाली कई नदियां उफान पर हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर अब लोगों को डराने लगा है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अब लोगों के पास गांव में नाव ही आवाजाही का जरिया बच गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक भी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। सर बहुत डर लगता है हम लोग को। यहाँ जो माल जाल जितना क्षति पूर्ति एकदम पूरा हो गया है सर, एकदम कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किसी ताकने वाला नहीं। सुपौल में कोसी का जलस्तर पिछले 2 दिनों से स्थिर बना हुआ है। नेपाल से छोड़ा गया पानी कोसी तटबंध के भीतर बसे लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। मरौना प्रखंड, खुखनाहा, किशनपुर प्रखंड के नवा बाखर और सुपौल प्रखंड के मुसहरनिया जैसे दर्जनों गाँव में लोगों का जीना मुहाल हो गया। प्रशासन की अपील के बावजूद लोग घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। सुपौल जैसे हालात ही मधेपुरा में भी हैं। लगातार बारिश और कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण उसकी सहायक नदियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मधेपुरा के मुरलीगंज में कई बस्तियां
बलवाहा नदी की चपेट में है। प्रशासनिक स्तर पर अभी तक राहत और बचाव का काम शुरू नहीं किया गया है। लोग खुद कटाव रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अरे काम करे छे कटिन के रोके के चलते घर गिर पड़ले, अब गरीब आदमी छे। अरे घर के बचबे कारण मजदूर लागल छे। पूर्वी चंपारण में लल, बकेया और बागमती नदी ने तांडव करना शुरू कर दिया है। नेपाल में हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ढाका अनुमंडल के ढाका से फुलबारिया घाट जाने वाली सड़क को लाल बकेया नदी के सैलाब ने क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिस कारण इस सड़क पर आवागमन बाधित है। ये सड़क पूर्वी चंपारण से सीतामढ़ी को जोड़ती है। अगर ऐसे ही नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो कई गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। दोस्तिया, चंदनवाड़ा, महुआ, ये सब उधर का जो भी रास्ता वो सारा रास्ता बंद हो गया। उधर के लोग उधर फंस गए, उधर के लोग उधर फंस गए और इधर के लोग इधर फंस गए। अभी कोई भी आया भी नहीं है, न कोई स्टीमर या नाव वगैरह ये सब चीज नहीं मिला है, न कोई। सहरसा में कोसी तटबंध के अंदर बसे लोगों के लिए राहत की खबर है। फिलहाल पानी स्थिर बना हुआ है, हालांकि फसल बर्बाद हो चुकी है और लोग जुगाड़ की नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ भी अब तक इनकी मदद के लिए आगे नहीं आया है। बाढ़ से पूर्णिया के लोग बेहाल ना हो, इसके लिए लगातार तटबंधों की निगरानी की जा रही है और मरम्मती का काम किया जा रहा है। मतलब नदियां बाढ़ लाने को बेकरार हैं और इन नदियों के किनारे बसे जिलों के लोग हर साल की तरह इस साल भी परेशान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात ओली के बिगड़े बोल की। चीन की शह पर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे नेपाल के पीएम ओली अब नए विवाद में फंस गए हैं। भगवान राम को नेपाली बताने के उनके बयान पर संत समाज भड़क गया है। साथ ही भारत और नेपाल दोनों देशों में ओली की निंदा की जा रही है। हालांकि विवाद के बढ़ने के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी और कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं था। नेपाल में अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पीएम केपी शर्मा ओली ने भूगोल के बाद अब भारत के खिलाफ इतिहास बदलने की साजिश रची है। इस साजिश के लिए उन्होंने भगवान राम का सहारा लिया है और भगवान राम को नेपाली और अयोध्या को नेपाल में बताया है। ओली ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे, लेकिन भगवान राम पर विवादित बयान देने के बाद नेपाल और भारत दोनों जगह पीएम ओली के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। साथ ही संत समाज ने चेतावनी जारी की है। ये कम्युनिस्ट शासन में ये राम को मानेंगे तो राम को मानने का काम करें, ये उनको काम करना चाहिए। हमारे लाखों नेपाली शिष्य रोड पर उतरेंगे और यह माओवादी आतंकवादी की जो भाषा बोल रहा है, इसका जवाब हमारे नेपाल की जनता देने के लिए सक्षम है। ये ससुराल का अपने दामाद से संबंध है, जनकपुर का श्री अयोध्या जी का संबंध है, यह विश्वनाथ का पशुपतिनाथ का संबंध है। इसे तोड़ने की कोशिश कोई भी तुम सफल नहीं कर पाओगे। ये नेपाल की जनता को तय करना है कि आज 2 दर्जन गांव खाली हुए हैं, कल पूरा नेपाल खाली हो जाएगा, फिर कहां जाएंगे। चलिए अब आपको भगवान राम को लेकर दिया पीएम ओली का विवादित बयान सुनाते हैं, जो उन्होंने अपने निवास पर भानु जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ, भारतका होइन अयोध्याकालाई दिएका थियौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन, अयोध्या भीषण विवाद छ, हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म स्थान के बारे में अनर्गल राग आलाप रहे हैं, उनसे कहना चाहते हैं भारत की जनता के तरफ से कि प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में अनर्गल बयान देना बंद करें। इस प्रकार छेड़छाड़ करना यह सीधे बताता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह एक और राष्ट्राध्यक्ष ऐसे हो गए हैं जो विदेश के इशारे पर अनर्गल बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही हास्यास्पद है और उनके
एक तरह से कहा जाए तो उनके ओछी मानसिकता का यह परिचायक है। इस प्रकार का वक्तव्य एक देश के प्रधानमंत्री को कदापि नहीं देना चाहिए। ये ऐसा प्रतीत होता है कि नेपाल में साइनो इस्लामिक गठबंधन उनके पीठ पर है और नेपाल को अफगानिस्तान बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली के श्रीराम को नेपाली बताए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि वाल्मीकि नगर में भी उबाल है। वाल्मीकि नगर से सटे वाल्मीकि आश्रम के लोगों का गुस्सा चरम पर है। नेपाल की सीमा से सटे लोग इसे विदेशी साजिश बता रहे हैं। वाल्मीकि नगर में नेपाली प्रधानमंत्री के बयान के बाद पनपे आक्रोश को समझने की कोशिश की हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। हम पहुंचे हैं महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि वाल्मीकि नगर में और यह वाल्मीकि आश्रम का इलाका है। बॉर्डर सील होने के कारण अभी आवाजाही पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है और वाल्मीकि आश्रम पहुंचने का एकमात्र सड़क मार्ग है जिससे वाल्मीकि आश्रम पहुंच सकते हैं। वाल्मीकि नगर में ओली के बयान के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और लोग आक्रोशित है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर जिस तरह ओली ने बयान दिया है, इससे दोनों देशों के सीमा के इलाके में भी आक्रोश है और सीमा पर गतिविधियों में कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। तो अब यहाँ से कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ओली के इस बयान को आप कैसे लेते हैं? यही एक मुख्य मार्ग है जो वाल्मीकि आश्रम को जाता है और वाल्मीकि आश्रम में तो सिर्फ लव कुश का जन्म हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या के थे। केपी ओली जी का बयान बिल्कुल विवादित है, मैं इसका खंडन करता हूं और हमारी धार्मिक संस्था बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं यहाँ शिक्षक हूँ और अभी तक जितने भी किताबों में पढ़ा कहीं इस प्रकार का उल्लेख नहीं है और ये ओली जी सारे धार्मिक और ऐतिहासिक तथ्यों को पलट के रख दिए। यहीं पे तपोभूमि है और हम लोग आज तक ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। ओली के ये विवादित बयान देकर इन्होंने यहाँ के व्यवसायी वर्ग में, यहाँ के लोगों में और हमारे ये समाज, ये दोनों तरफ के, इस पार और उस पार, नेपाल और इंडिया दोनों तरफ के भी लोगों में आक्रोश है इसको लेकर। नाराज न्यूज 18 वाल्मीकि नगर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार छात्र।